साइकोटॉक लेक्चर सीरीज़ के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह। डेली लाइफ में अक्सर हम लोग इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि आज मूड अच्छा है, ये काम हम कर लेंगे, या आज मूड ख़राब है, हमें अकेला रहने दो, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। होता क्या है कि हमारा मूड कभी हाई होता है तो हम काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, और जब हमारा मूड लो होता है तो काफ़ी हम इनएक्टिव हो जाते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता। तो ये जो मूड स्विंग है यह हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा सा बन गया है और अक्सर हम इससे गुजरते रहते हैं। तो क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया कि अगर कोई व्यक्ति एक ही मूड में काफ़ी समय तक रह जाए, जैसे हाई कंडीशन में कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक रह जाए, या लो कंडीशन में कई हफ्तों तक, कई महीनों तक रह जाए, तो क्या यह सामान्य चीज़ है? नहीं, यह व्यवहार की असामान्यता है, एबनॉर्मेलिटी है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आज हम लोग साइकोटॉक में चर्चा करने जा रहे हैं मूड डिसऑर्डर या मनोदशा विकृति की। इसमें हम लोग देखेंगे कि मूड डिसऑर्डर है क्या, इसको और किन नामों से जाना जाता है, इसके फेजेस कौन कौन से हैं, इसके सिम्टम या लक्षण क्या होते हैं, इसका कारण क्या है, और बेसिक साइकोथेरेपीज क्या है या ट्रीटमेंट का तरीका क्या है। वेलकम बैक। ये जो हमारा मूड डिसऑर्डर है, इसका नेचर दो प्रकार का होता है, या तो यूनिपोलर होगा या तो बाइपोलर होगा। पहले मूड डिसऑर्डर को मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस कहा जाता था या MDP कहा जाता था, जिसे उत्साह विषाद मनोरोग कहते हैं। लेकिन DSM-5 ने इसका नाम चेंज कर दिया और इसको बाइपोलर डिजीज़ या यूनिपोलर डिजीज़ के नाम से जाना जाने लगा। एक्चुअली मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में दो कंडीशंस आती हैं। एक तो है कंडीशन मैनिया का और दूसरा डिप्रेशन का। मैनिया में मूड हाई होता है, व्यक्ति काफ़ी एक्टिव रहता है, और डिप्रेशन में लो रहता है और काफ़ी इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन है तो उसे यूनिपोलर कहा जाता है, और किसी व्यक्ति में यदि दोनों फेज़ है, कभी वो मैनिया के फेज़ में पेशेंट चला जाता है, कभी डिप्रेशन के फेज़ में आ जाता है, तो ऐसे रोगियों को बाइपोलर पेशेंट्स कहा जाता है। आजकल बाइपोलर डिप्रेशन और यूनिपोलर डिप्रेशन की बात की जाती है। अगर यूनिपोलर डिप्रेशन है तो वह व्यक्ति डिप्रेशन में ही रहेगा, और यदि बाइपोलर डिप्रेशन है, इसका मतलब है कि पेशेंट डिप्रेशन में भी रहेगा और कभी कभी मैनिया का फेज उसमें आएगा। तो मैनिया का फेज क्या है, डिप्रेशन का फेज क्या है, इसके स्टेजेस क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि मैनिया किसी व्यक्ति के मूड का वह फेज है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक उत्साहित रहता है, अत्यधिक सक्रिय रहता है। मैनिया फेज में 3 स्टेजेस आते हैं, तीनों को ब्रीफली हम लोग देखते हैं। जो पहला स्टेज मैनिया का है उसको हाइपोमैनिया कहा जाता है, जिसे अल्पोन्माद कहते हैं। यह मैनिया का पहला स्टेज है। इसके प्रमुख लक्षण हैं, व्यक्ति में मामूली उल्लास का अनुभव होता है, व्यक्ति सक्रिय रहता है, सुख का अनुभव होता है, वह अपनी योग्यता और ज्ञान में अधिक विश्वास करना शुरू कर देता है। पेशेंट हमेशा सक्रिय रहता है, फिर भी थकान की कमी रहती है, और ऐसे पेशेंट्स खर्च अत्यधिक करते हैं। सो मूड डिसऑर्डर या मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या बाइपोलर के मैनिया का पहला फेज हाइपोमैनिया, जिसके सिम्टम्स की हम लोगों ने चर्चा की। मैनिया का दूसरा स्टेज एक्यूट मैनिया कहा जाता है, जिसे तीव्र उन्माद कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हाइपोमैनिया के सभी लक्षण तो विद्यमान रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति के उल्लास एवं सक्रियता में अत्यधिक बढ़ोतरी हो जाती है। व्यक्ति ऊंची आवाज में बात करना शुरू कर देता है, बिना बात के कहकहे लगाना शुरू कर देता है, ठहाके लगाना शुरू कर देता है, बिल्कुल ही शांत नहीं रहता। और ऐसे पेशेंट्स में समय, स्थान, व्यक्ति को पहचानने में कठिनाई शुरू हो जाती है। उनमें गलत विश्वास, डिल्यूजन तथा विभ्रम, हेलुसिनेशंस भी दिखने स्टार्ट हो जाते हैं।
सो दूसरा स्टेज एक्यूट मैनिया का होता है। मैनिया थोड़ा गंभीर हो जाता है तो एक अलग रूप ले लेता है और व्यक्ति तीसरे स्टेज में पहुंच जाता है। तीसरा स्टेज है डिलीरियस मैनिया या प्रलापी उन्माद। डिलीरियस मैनिया हाइपोमैनिया और एक्यूट मैनिया के साथ भी हो सकता है, या हाइपोमैनिया और एक्यूट मैनिया किसी व्यक्ति में नहीं भी है तो भी डिलीरियस मैनिया के सिम्टम्स उसमें आ सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में फ्रीक्वेंटली विभ्रम या हैलुसिनेशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स की आंखों में अजीब चमक बनी रहती है और ऐसे पेशेंट्स हमेशा सक्रिय एवं अत्यधिक आक्रामक रहा करते हैं। तो बाइपोलर डिजीज का जो पहला फेज है वह है मैनिया का। मैनिया को हम लोगों ने देखा। मैनिया के 3 स्टेज, हाइपोमैनिया, एक्यूट मैनिया और डिलीरियस मैनिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाइपोलर का दूसरा स्टेज क्या है। बाइपोलर का दूसरा स्टेज डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन के भी 3 स्टेजेस होते हैं। डिप्रेशन का जो पहला स्टेज है वह है सिंपल डिप्रेशन या सरल अवसाद। सिंपल डिप्रेशन का एक कम गंभीर रूप है। सिंपल डिप्रेशन में पेशेंट्स के उत्साह में काफ़ी कमी होनी शुरू हो जाती है। शारीरिक क्रियाएं मंद होनी शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति में असफलता, अयोग्यता का भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति भोजन कम कर देता है। अपराध एवं पाप की भावना शुरू हो जाती है। व्यक्तियों में सिर दर्द, अनिद्रा, थकान एवं भूख का न लगना इत्यादि लक्षण शुरू हो जाते हैं। जब डिप्रेशन थोड़ा और गंभीर होता है तो वह दूसरे स्टेज में चला जाता है और वह है एक्यूट डिप्रेशन या तीव्र अवसाद। तीव्र अवसाद में व्यक्ति की शारीरिक मानसिक क्रियाएं अतिमंद हो जाती हैं। व्यक्ति स्वयं पर दोषारोपण करना शुरू कर देता है। बाढ़, भूकंप इत्यादि का कारण वह स्वयं को मानना शुरू कर देता है। व्यक्तियों में हाइपोकॉन्ड्रियासिस की तीव्र भावना शुरू हो जाती है। हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि कोई न कोई रोग उसमें है या वह किसी न किसी रोग से हमेशा ग्रस्त रह रहा है। और एक्यूट डिप्रेशन में सुसाइडल टेंडेंसीज आनी शुरू हो जाती हैं। डिप्रेशन और गंभीर होता है तो तीसरे स्टेज में चला जाता है और डिप्रेशन का तीसरा और गंभीर स्टेज है डिप्रेसिव स्टुपर या अवसादी जड़ता। इसमें प्राणी पूर्णतः निष्क्रिय हो जाता है, अनुक्रियाहीन हो जाता है, हमेशा बिस्तर पर पड़े रहता है, आसपास के वातावरण से पूर्ण उदासीन हो जाता है, खाना खाने से इनकार कर देता है और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स को नली द्वारा भोजन दिया जाता है। पाप, मृत्यु, पुनर्जन्म से संबंधित उसको डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस होने शुरू हो जाते हैं और इस स्टेज में इसकी संभावना बढ़ जाती है कि व्यक्ति सुसाइडल अटेम्प्ट करे या सुसाइड कमिट कर ले। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि डिप्रेशन में भी 3 स्टेज हैं, सिंपल डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन और डिप्रेसिव स्टुपर। चलिए थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि बाइपोलर डिजीज या मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या मूड डिसऑर्डर का बेसिक इटियोलॉजी क्या है, मुख्य कारण क्या है। बाइपोलर डिजीज के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। हम इस बात को जानते हैं कि हमारे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह मूव करती हैं उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स का मेन रोल होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू ही इन्फॉर्मेशंस मूव करती हैं। रिसर्चेज में पाया गया कि एक न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएपिनेफ्राइन है जिसका संबंध बाइपोलर डिजीज से होता है। अगर किसी व्यक्ति में नॉरएपिनेफ्राइन का लेवल हाई हो जाए तो उस व्यक्ति में मैनिया के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं और यदि किसी व्यक्ति में नॉरएपिनेफ्राइन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल लो हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों में डिप्रेशन के सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। इसमें कुछ आगे रिसर्चेज हुए हैं और उसमें एक प्रमुख रिसर्च प्रेंज का है जिसने परमिसिव थियरी दी। उनका कहना था कि जो नॉरएपिनेफ्राइन है वो अकेले बाइपोलर डिजीज को डिसाइड नहीं करता है या अकेले इसका संबंध नहीं रहता है, बल्कि दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन से इसका संबंध होता है। यह थियरी एक्सप्लेन करती है कि सीरोटोनिन लेवल लो है किसी व्यक्ति में, उस कंडीशन में अगर नॉरएपिनेफ्राइन हाई है तब व्यक्ति मैनिया का पेशेंट होगा, और सीरोटोनिन लेवल लो है और अगर किसी व्यक्ति में उसके साथ साथ नॉरएपिनेफ्राइन का लेवल भी लो हो जाएगा तो उस व्यक्ति में डिप्रेशन के लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे।
तो न्यूरोट्रांसमीटर्स को मूड डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर का एक प्रमुख कारण माना जाता है। बाइपोलर डिजीज का दूसरा कारण सोडियम आयन एक्टिविटी है। हम जानते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान न्यूरॉन्स के थ्रू होता है और न्यूरॉन्स की झिल्ली के बाहर और भीतर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन पाया जाता है। इस कंसंट्रेशन का बैलेंस्ड होना बहुत आवश्यक है। अगर सोडियम आयन इम्बैलेंस्ड हो जाता है तो हमारे न्यूरॉन्स या तो इजीली एक्साइट हो जाते हैं, इजीली एक्टिवेट हो जाते हैं, या तो इसमें रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है। इम्बैलेंस की अवस्था में अगर किसी व्यक्ति में न्यूरॉन्स इजीली एक्साइट हो जा रहे हैं, इजीली एक्टिवेट हो जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति में मैनिया के लक्षण दिखने की संभावना बढ़ जाएगी। और इम्बैलेंस की स्थिति में यदि किसी व्यक्ति में रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है और डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। बाइपोलर डिजीज या डिप्रेशन मैनिया का एक कारण जेनेटिक भी बताया जाता है। जेनेटिक फैक्टर्स को देखने के लिए ट्विंस पर कई स्टडीज की गई, जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस का कंपैरिजन किया गया। यह देखा गया कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं और उसमें से एक को एमडीपी है या एक को मूड डिसऑर्डर है, तो 65 to 70% चांसेस है कि दूसरे को भी यह डिसऑर्डर हो जाए। जबकि फ्रैटर्नल ट्विंस में अगर किसी एक में बाइपोलर डिजीज है तो 20 to 25% चांसेस हैं कि दूसरे में बाइपोलर डिजीज उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस में यह रेशियो काफ़ी अधिक है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी अधिक है, जबकि फ्रैटर्नल ट्विंस में यह प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जा रही है। इसका मतलब यह है कि जेनेटिक फैक्टर भी रोल प्ले करता है बाइपोलर डिजीज में। बाइपोलर डिजीज का एक महत्वपूर्ण कारण तनाव है। स्टडीज में पाया गया कि जो बाइपोलर डिजीज के पेशेंट्स हैं उसमें लगभग 2/3 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका कारण तनाव है या तनाव के कारण उसमें मैनिया या डिप्रेशन के सिम्टम उत्पन्न हुए हैं। यह भी देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ रहना शुरू कर देता है या डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ ज्यादा समय व्यतीत करता है तो ऐसे में ज्यादा संभावना है कि उसमें भी डिप्रेशन के सिम्टम्स उत्पन्न हो जाएं। और अगर कोई बाइपोलर डिजीज का पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट हुआ है और वो ठीक हो गया है, तो उसमें आगे तनाव आने पर मैनिया के लक्षण या डिप्रेशन के लक्षण उत्पन्न होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर हो या सोडियम आयन एक्टिविटी हो या जेनेटिक फैक्टर हो या स्ट्रेस टेंशन हो, ये सभी मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस को उत्पन्न कर सकते हैं या उसका कारण बन सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि मूड डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। मूड डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली 2 तरीका अपनाया जाता है। पहला है लिथियम थेरेपी या लिथियम चिकित्सा और दूसरा है योजन चिकित्सा या एडजंक्टिव थेरेपी। पहली थेरेपी में लिथियम द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। लिथियम क्या करता है कि जब सूचनाएं न्यूरॉन से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जाती हैं और उसके जो संधि स्थल होते हैं उसमें परिवर्तन करता है। अगर सोडियम आयन का इम्बैलेंस हो गया है, चाहे नॉरएपिनेफ्राइन और सेरोटोनिन लेवल इम्बैलेंस हो गया है, हाई हो गया है या लो हो गया है, तो या तो सूचनाएं बहुत तेज़ी से प्रवाहित होनी शुरू हो जाती हैं। जब सूचनाएं बहुत तेज़ी से प्रवाहित होती हैं तब मैनिया के सिम्टम दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति अति सक्रिय हो जाता है। या जब सूचनाएं ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं या उसमें रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है तो सूचनाओं का प्रवाह नॉर्मली नहीं हो पाता और ऐसे में डिप्रेशन के लक्षण उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो लिथियम क्या करता है कि न्यूरॉन्स के जॉइंट्स पर इन केमिकल्स को बैलेंस करता है जिससे सूचनाएं नॉर्मली आगे बढ़ सकें। और जब सूचनाओं का प्रवाह सामान्य रूप से होने लगता है तो मैनिया या डिप्रेशन के लक्षण धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन चूंकि यह मूड डिसऑर्डर है, इसमें परेशानी क्या आती है कि पेशेंट समय से दवा नहीं लेता या दवा की मात्रा बराबर नहीं रख पाता, कभी कम ले लेता है, कभी अधिक ले लेता है, कभी कभी लगता है कि मिडिल ऑफ द कोर्स ही वो मेडिकेशन छोड़ दे। तो ऐसे में साथ साथ एडजंक्टिव थेरेपी लेके चली जाती है, योजन चिकित्सा लेके चली जाती है। आप दवा भी दें लेकिन उसके साथ साथ एडजंक्टिव थेरेपी भी करें। योजन चिकित्सा में हम करते क्या है, योजन चिकित्सा में जो पेशेंट्स का सराउंडिंग है, उसकी फैमिली है, उसके फ्रेंड हैं, उन लोगों की साइकोथेरेपी करते हैं और उन लोगों को पूरी कंडीशन की जानकारी देते हैं। ऐसे में जो फैमिली मेंबर्स हैं वो पेशेंट्स के साथ
नॉर्मल बिहेवियर करते हैं उनको जज नहीं करते और प्रेस्क्राइब डोज को देने में सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि पूरा मेडिकेशन पूरी तरीके से उस पेशेंट पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए योजन चिकित्सा द्वारा उसके सराउंडिंग के लोगों को भी साइकोथेरेपी देते हैं और इन दोनों कंबाइंड थेरेपीज के द्वारा हम मूड डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के पेशेंट्स को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आज के वीडियो के बाद बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में हमें एक सामान्य जानकारी मिल चुकी होगी। हम इन जानकारियों के माध्यम से समाज में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं मानसिक रोगों को लेकर उसको दूर करें। अगर कोई ऐसा है तो हम उसको साइकोथेरेपिस्ट के यहाँ जाने की सलाह दें। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और बड़ों का हमेशा आदर और सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।